बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज ये गोल्डन मैन हमारे साथ हैं दोनों, साजिद अंकल और उनका नेफ्यू जो है वो उनके साथ है, और इकबाल जो है वो नेफ्यू है। दोनों हमारे साथ आज शो पे मौजूद हैं। मैं एक बात कह रही थी कि आज प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो उनकी स्टोरी से करते हैं। हम अपनी स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं, हम अपनी बातें कर रहे होते हैं, मगर ज़िंदगी में देखें कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग जो हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, या छोटी सी दिहाड़ी के लिए आपको सिग्नल्स पे या किसी ऐसे इवेंट पे या कहीं ऐसी चौक में कहीं ना कहीं मिलते हैं खड़े हुए, और कितनी देर तक, चाहे अगर गर्मी है तो धूप में इसी तरीके का गेटअप करके, ये पेंट पॉलिश लगा के, इस तरह अपने पूरे कपड़ों पे एक कलर पेंट लगा के, तो ऐसे बेचारे खड़े होते हैं। ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ होती होगी, इस कलर से भी एलर्जी होती होगी, सांस लेने में कोई अच्छी खुशबू कोई नहीं होती। मगर हम जो है ना, इनको समटाइम्स ये होता है कि सिग्नल से गुजर रहे होते हैं और देखना भी गवारा नहीं करते। कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़े से एंटरटेन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे बिल्कुल इनविजिबल हैं, ऐसे खड़े हुए स्टैचू की तरह, मगर हम कभी कभी इनको ऐसे देख के बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जैसे ये बिल्कुल इनविजिबल है ही कोई। मगर मैं एक बात बताऊं, ये भी वो इंसान है जिनकी एक स्टोरी है। ये वो इंसान है जो मेहनत करते हैं, सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो। ये इनके नेफ्यू, इनकी भी एक कहानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए जी, बैठिएगा, तशरीफ़ रखिएगा। हमारे मेहमान हैं आप। आइए जी, आज आप गेस्ट हैं हमारे, आइए तशरीफ़ रखिए। आज आपको ऐसे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आइए, आज हम आपसे आपकी कहानी सुनेंगे, है ना। इकबाल बैठो। तुम रंग तो नहीं छोड़ोगे मेरे सोफे पे? छोड़ दिया तो चेंज कर लूँगी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, तुमसे बढ़ के नहीं है भाई। आप भी बैठिए। अच्छा जी, कैसी तबीयत है, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताइए अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी कि क्या तालीम है आपके पास, कितना पढ़े हुए हैं, कौन कौन है फैमिली में, और इस तरफ क्यों आए? ये गोल्डन मैन बनने का ख्याल कैसे आया? क्या मजबूरी थी जो आपको ये करने पे मजबूर कर गई? अभी पढ़े तो नहीं है, तालीम कुछ भी नहीं है, कागज़ उठाते हैं, बेरोज़गारी थी। तो हमने किसी को देखा ये काम करते हुए, तो हमने भी सोचा चलो बच्चों का ना रोज़गारी ऊंचा बोलिएगा जी। बच्चों की रोज़गारी के लिए ये काम हमने। शादीशुदा हैं आप? जी। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे? अपने 5 बच्चे? जी। ये तो नेफ्यू है ना? नेफ्यू आपका या बच्चा आपका? बेटा। हाँ जी, मेरा पापा है। अच्छा, खैर, तो क्या उम्र है आपकी? मेरी 32 साल। 32 साल। तो ऐसा क्या है, मतलब वो जो स्टोरी है जिसमें वो जो आपकी चाम है, 5 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है घर में सब चीज़ें अफोर्ड, एक बच्चा पालना मुश्किल है, 5 बच्चे पालना ऑलरेडी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो कोई और काम करने का नहीं सोचा है, कोई और जॉब ट्राई नहीं की? क्या था सिस्टम जो आपको फिर इस गोल्डन मैन तक का सफ़र, अगर आप बताएं, क्या बयान करेंगे? पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं, हम कागज़ वगैरह पहले उठाता था, उसमें बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो फिर ये काम ट्राई किया तो कुछ बेहतर है, लोग हेल्प भी करते हैं इसमें। अच्छा। कुछ आगे से बेहतर है, खाना पीना घर का निज़ाम सीधा अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। शुरू से बचपन से क्या शौक़ था बनने का? क्या करना चाहते थे, क्या इरादे थे, क्या ख्वाब था आपका? बस वो बचपन का शौक़ था, बच्चों से पहले था, बस वो बच्चों के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया। तो जब शादी हुई उस वक्त कोई काम कर रहे थे, अपने पैरों पे खड़े थे जब आपके घर वालों ने आपकी शादी कराई? कुछ भी नहीं था, ऐसे ही थे खाली। ऐसे ही थे, खाली थे। कहाँ शादी हुई आपके? ख़ानदान में, ख़ानदान से बाहर? जी, ख़ानदान में हुई है। ख़ानदान में हुई। जी। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे आप, भाई बहन और भी हैं आपके? जी। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मोहल्लों में से कचरा उठाते थे। अच्छा। तो बहुत घर के हालात ख़राब थे काफ़ी। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम तकरीबन 2 भाई हैं, 4 बहनें। 2 भाई 4 बहनें। तो पहले आप कूड़ा उठाते थे, ठीक है, जी, कागज़ वगैरह रोड से, फिर वो क्यों छोड़ दिया? उससे रोज़गार बच्चों का निज़ाम नहीं सीधा हो रहा था ना। अच्छा, उस वक्त कितने बच्चे थे आपके जब आप कूड़ा उठाते थे? तकरीबन 2 बच्चे थे, 3 थे। 2-3। कितनी कोई दिहाड़ी हो जाती थी? अब पर मंथ कोई सैलरी थी? दिहाड़ी थी यही 700-800 हज़ार, 700-800 हज़ार। किन के साथ काम करते थे? कबाड़ियों के साथ। कबाड़ी वालों के साथ? जी।
तो कबाड़ी में फिर रद्दी कागज़ इस तरह से अलग से जी। चीज़ें बेच देते होंगे, तो रोज़ का कितना बन जाता था? यही 1000-1200, कभी 700, कभी 800। अच्छा, ये तो हाँ जाहिर सी बात है 3-4 बच्चे तो उस वक्त आपका कैसे गुजारा होता होगा। फिर बेगम कुछ करती थी काम या बच्चे संभालती थी? बच्चों का, घर में बच्चों की देखभाल ही करती। अच्छा, एक आपसे पर्सनल एक बात पूछना चाहूँगी, जब हालात ख़राब थे, जब आपकी शादी हुई तब भी ना, उस वक्त भी कोई ऐसे माश ज़रिया कोई चीज़ें नहीं थी, ना इनकम ना काम, तो उस वक्त आपने सोचा नहीं कि थोड़ा सा मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, फिर मैं बच्चे वगैरह उनकी लाइफ शुरू करूँगा? कभी सोचा ऐसे इस तरह? कुछ भी नहीं, हमारे में ऐसा सोचने देते भी नहीं है। बच्चा जब होता है ना 15-16 साल का, 17 साल का, कुछ करता है या नहीं करता, उसकी शादी करते हैं बस। ये हमारे पीछे से रिवाज आ रहा है। तो अब आगे जाके इस रिवाज को बदलेंगे कि नहीं तो बदलेंगे? आस्ता आस्ता ऐसे ही बदल ही रहे हैं ना। हम अभी कचरा उठा रहे थे पहले, अभी हम कचरा पहले आज भी उठाते, तो ये बच्चे भी हमारे कल को यही काम करते, और उठा रहे हैं। तभी इनको आगे आगे चेंज ही कर रहे हैं आस्ता आस्ता, तो ये काम छोड़े को और अलग अलग। कैसे चेंज करेंगे आप गोल्डन मैन बन के या कूड़ा उठा के अपने बाकी 5 बच्चों को, 5 है ना आपके? जी। अब बाकी के 5 बच्चों को कैसे पालेंगे? मुकाबला सख्त है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यूथ के बच्चों को तो हमने खड़ा करना है आगे मुकाबलों के लिए। ठीक है, मेहनत करने में किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है, किसी भी किस्म की मेहनत करने में, रिस्क हलाल कमाने में किसी किस्म की कोई शक, इसमें कोई शर्म नहीं है। ये अच्छी बात है कि चलें आप अपने बच्चों को एटलीस्ट रिस्क हलाल कमाना सिखा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे जा बेटा जाके इसकी जेब काट, जा इसकी जाके जो है ना चोरी कर, जा इसके घर डकैत मार, ये वाली चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं, झगड़ा नहीं सिखा रहे हैं, बुराई नहीं सिखा रहे हैं, मेहनत करना सिखा रहे हैं। और एज ए गुड फादर आप खुद मेहनत कर रहे हैं और अपने साथ अपने बच्चों को भी खड़ा किया, ये आपकी एग्जाम्पल है। मगर इन द सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपका बात, अगर वो आपके बच्चों वाली बात करूं, कि एक पहले मैं नाज़रीन से बात कर लूं, फिर आपकी तरफ आती हूं कि देखें एक छोटा सा मैसेज तो हमें यहाँ मिलता है कि हमने ये जो कल्चर बनाया हुआ है कि हमारा बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो ना हो, 18-19 साल का जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद हम उसका रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और अच्छी से अच्छी लाने की लड़की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि जो लड़की हमारी ज़िंदगी में हम लेकर आते हैं अपने बच्चे के लिए, हम उसकी भी टाइम, उसका भी वक्त, उसकी भी ज़िंदगी को ख़राब करें? क्योंकि हम उसको वो चीज़ें, वो खुशियाँ अपने बच्चे के थ्रू नहीं दिला सकते, वो वक्त नहीं दिला सकते। सारा दिन बच्चा अगर बाहर कोई कूड़ा उठाएगा या गोल्डन मैन बनेगा या कोई और ऐसे काम करेगा तो फिर वो कहाँ से आगे उसको 2 वक्त की सही रोटी खिला सकेगा, कोई सैर सपाटा करा सकेगा, कोई अच्छा जोड़ा दिला सकेगा? देखें ना, ये हैंड टू माउथ चलता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जिम्मेदारियां बोझ बढ़ती रहेंगी। फिर ये जो बच्चे हैं इनकी एजुकेशन पे काम तो नहीं हो सकता इस तरह। फिर हम कहेंगे कि हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान अगर बनाना चाहते हैं तो फिर हम कैसे बनाएंगे ये चीज़ें, ये चेंज कैसे करेंगे? हमने अपने कल्चर को चेंज करना है। हम बिज़ाते ख़ुद, हम माओ की तरबियत में बार बार कहती हूँ ना, किसी की तरबियत की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले माओ की तरबियत की ज़रूरत है। उन माओ को ये चेंज करना है कल्चर कि हम अपने बच्चों की तब तक शादियां नहीं करेंगे जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। अपनी शादी का खर्चा खुद नहीं करेंगे, खुद अपना खर्चा नहीं उठाएंगे, तब तक शादी नहीं होगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अच्छा, अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या सोचा है आपने आगे? आप क्या चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे भी आगे वही करें, 5 बच्चे, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तालीम हासिल करें, आगे अपने पैरों पे खड़े हों, किसी अच्छे इदारे में जॉब करें? कोशिश तो यही है कि बेहतर बने, जो हमने किया ये ना करें। हमने तो बहुत अपने ज़िंदगी में मुश्किलें भी देखी हैं, परेशानी भी झेली हैं। कोशिश यही है कि बच्चे हमारे भी आप जैसे ही बने, कुछ ना कुछ पढ़े लिखे, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा भी नाम रोशन हो। ये नहीं कि हमारे तरह कचरा उठाएं। मगर ऐसे कैसे होगा जब बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा और घर में खाने पीने को ना हो? कैसे होगा बताएं ना मुझे, आप बताएं। मैं सोच जानना चाहती हूँ, आपकी सोच क्या है? सोच तो इतनी थी कि कल को आपके भी बच्चे की 18-17 साल की उम्र में शादी आप कर देंगे, उसने भी बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, इसी तरह बच्चे की लाइन लगानी है पालने के लिए। फिर आपके पास कुछ नहीं होना, हैंड टू माउथ चलेगा सब कुछ। कोशिश तो 2-3 मुझे पता उसकी शादी होनी है, वो खुश हो रहा है, बत्तीसी निकाल ले, वो देखो ले
अपनी शादी पे खुश हो रहा है। ले उसे पता है अब्बा ने ये किया, मैंने भी करना है। ये तो मिथ है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म मिथ है। जो अब्बू करेंगे बच्चों ने वही करना। 5 के 5 आपके बेटे बेटियां भी हैं? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां। 2 बेटियां भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटियों की शादी भी करनी है, उनके भी अखराजात चाहिए, वो कैसे होंगे? कोशिश तो, मेहनत तो कर रहे हैं कि इनको पढ़ाएं, इसे थोड़ा कल्चर इनका भी बदले हमारे साथ साथ। ये भी स्कूल भी जाता है सुबह। आगे और बच्चों का प्लान है? और बच्चे नहीं। करेंगे? नहीं, अब क्यों बस? ये गलत बात है ना, ये ऐसे कैसे आप बस कह सकते? 5 किए हैं और करें, ये क्या बात है? अब किसने बस कह दिया? आप क्यों दिमाग में बस आ गया? ये तो गलत बात है ना। करें ना बच्चे, किसने रोका आपको? कोई रोक के दिखाए, करें। पहले ही बहुत बेरोजगारी और बच्चे ला के नहीं, क्या वो पहले सोचना था ना। पहले ही नहीं कमाते थे, पहला बच्चा, फिर नहीं कमाते थे दूसरा बच्चा, फिर कूड़ा चुक, फिर तीसरा बच्चा, फिर गोल्डन मैन में गया चौथा बच्चा, फिर 5वां बच्चा। अब और कौन सा काम रह गया है? काम तो कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं मिल रहा। अब गोल्डन मैन बन के भी कितनी को दिहाड़ी मिल जाती है? सच्ची बताइएगा पर डे। यही 1000-1500 ले इससे गुजारा वजारा घर का चल रहा है। बेटा कोई है उम्मीद? आपने कोई लड़की देख रखी है घर में, खानदान में? नहीं। खुदा के वास्ते शादी ना करना। जो देख रहे हो ना अब्बू कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। शादी करना मना नहीं है। देखो लड़के हो तुम, क्योंकि फैमिली में ये चीज़ देखते आ रहे हो, तो करनी है शादी अभी कुछ नहीं बन करूँगा। के। पहले कुछ बनना है, कुछ करना। गोल्डन मैन नहीं बनना है, कुछ बनना है। ऐसा कुछ बनना है कि महीने की आपकी एटलीस्ट 30 से 50 हज़ार रुपये की तनख्वाह आए। ਤੁਸੀਂ आपको ਮੈਨੂੰ fix है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। तो तानू मैं इत्थे काम करा लूँ? तुसी बड़े छोटे हो, छोटे बच्चों से काम मैं नहीं करा सकती। मेरी पूरी टीम में जितने भी लोग हैं सब 18 साल के हैं, उसके बाद काम शुरू है। यहाँ पे मैंने एक छोटे बच्चे को भी जॉब दी है, ये मगर ये 18 साल से ऊपर है। ये कैमरे पे ये 18 साल से ऊपर है। और कानून भी यही कहता है, चाइल्ड लेबर नहीं, हम उसको प्रमोट नहीं करते। जो बच्चे हैं उनका तालीम का टाइम है, उनका कुछ सीखने का, स्किल्स का टाइम है। स्किल्स ये नहीं है कि हमने गोल्डन मैन बनना है। ठीक है, बाप की मजबूरी, बाप को कोई अभी काम नहीं मिला, बाप कर सकता है, मगर जो बच्चे हैं, बच्चे फ्यूचर हैं। आपने अपने दिमाग में नई चीज़ें सोचनी है। छोटे बच्चे बड़ों से आगे, जो आपके बाप नहीं कर सके वो आपने करके दिखाना है। आप मेरी बात समझ रहे हाँ हैं? जी। आपने कुछ ऐसे आइडियाज़, ऐसी कुछ चीज़ें सोचनी है, कुछ नया करना है। गोल्डन मैन बनने के बाद अलग से जो आपका टाइम है वो गली मोहल्लों में लड़कों के साथ नहीं खेलिएगा, फजूल का टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं कोने में बैठ के किसी किताब में आप अलिफ बे पे लिखें, 1 2 3 लिखें, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश बोलें। कोई ऐसे आपके जान पहचान में गली मोहल्ले में कोई आपके अंकल, उनको जाके बोलें कि आप मेरे साथ इंग्लिश बोला करें, मेरे साथ बात किया करें। अपनी ग्रूमिंग, अपना स्टाइल चेंज करना है, नई चीज़ों को सीखना है। कोई ऐसे स्किल्स, कोई हुनर सीखने आपने। कोई आसपास किसी की फैक्ट्री है, उधर आप जाके बात करें कि मेरे पास सरमाया नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मैं कुछ नई स्किल्स सीखना चाहता हूँ। कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा काम, कुछ जो मुझे आप सिखा सकें, कोई हुनर। बहुत से घरों में छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे घर में फैक्ट्रियाँ बनाई हुई होती हैं जहाँ पे चमड़े की चप्पलें बन रही होती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। लेदर के बैग्स बन रहे होते हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं। वो जो जैसे नहीं होते कुछ वो जो खुस्सा होता है, खुस्से में वो काम हो रहा होता है, कढ़ाइयाँ हो रही होती हैं, कलर पेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक आए थे, वो पूरे खुस्से में ऐसे खूबसूरत पेंट करके गए, वो रिक्शे पेंट करते हैं। ऐसे बहुत से हुनर हैं। वो हुनर आपको किसी के पास खड़े होकर सीखना पड़ेगा, मगर ये तब है मुमकिन जब आप इरादा करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो इरादे के बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मी, मेरी अम्मी जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी कि जब तक आपको आपकी मंजिल का पता नहीं है, आप रास्ता नहीं तय कर सकते। ऐसा है? हाँ जी। आपको मंजिल ही नहीं पता, आपको क्या पता आप इछरा चले जाएंगे। जाना आपको गुलबर्ग था, हाँ जी। तो आपने जो है ना अब्बू के नक्शो कदम पे चलना है, मेहनत जैसे वो करते हैं करनी है, हाँ जी। मगर शादी तब करनी है जब आप कुछ बन जाए, ठीक है। सोच रहे होंगे दिल में कि गई भैंस पानी में, कोई हाल है इसका। अच्छा चलिए जी, हम आपको थैंक यू कहते हैं, आप आए, आपने हमारी साथ ही जो अपनी सीओ शेयर की, और आपकी सैड स्टोरी से बहुत लोगों ने मुझे लगता है सीखा होगा, ठीक है। और दिमाग में रखिएगा कि मैंने आपकी कोई इंसल्ट नहीं की, मैंने आपको लोगों के सामने बैठ के समझाया है कि आप मेहनत करते हैं, ये बड़े फ़ख्र की बात है, मगर बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चा,
आई विल नॉट प्रमोट दिस। कुछ कहना चाहेंगे एंड में भैया? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ये नहीं, शुक्रिया क्या बोले, हाँ मुझसे गलती हुई, शुक्रिया क्या, मैंने क्या किया है? आप लोगों को गलती कोई तो- मैसेज देना चाहेंगे कि आपसे मिस्टेक हुई है, आपको पहले ये देखना चाहिए कुछ, या कोई और ऐसी बात करना चाहेंगे तो प्लीज़ कीजिए। ये तो मेरे से छोड़ो, मेरे बड़ों से भी फिर गलती हुई। फ्यूचर हमारे में सब में यही आ रहा है। लड़िए मगर अब आपके बच्चों ने ये मिथ और ये ट्रेडिशन चेंज करना है, कल्चर चेंज करना है, प्रॉमिस। प्रॉमिस। जब तक पैरों पे नहीं खड़े होंगे ना, शादी करके किसी और लड़की को अपने घर में ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, ठीक है? ठीक। जब कुछ बन जाएंगे अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करेंगे और उस लड़की के भी ख्वाब पूरे करेंगे, ठीक है? चलिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत ज़िंदगी दे, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। बट आप लोग मेहनती हैं और मेहनत का फल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देगा, और मैं तुम्हें कहीं बहुत अच्छे मुकाम पे देखना चाहती हूँ, ठीक है? विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अभी हम। हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। आज भी हमने इनको मधु किया एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है सर आपकी? जी बिल्कुल ठीक। सर, आज का टॉपिक बहुत अहम है। हमेशा की तरह ये जो हम लंबी लंबी कॉल्स कर रहे होते हैं मोबाइल पे, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर, इसके नुकसानात के बारे में जानना है। पूरी दुनिया इस पर लगी हुई है। ये हमारे सर के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारी पूरी जिस्मानियत के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है, प्लीज़ बयान कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसमें फ़ोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, टैबलेट्स हैं, हमारा कंप्यूटर है, हम पूरे के पूरे फैमिली के साथ इन्वॉल्व हैं इसमें। और समझिए आज के दौर की एक बहुत बड़ी ये नेमत भी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर्टनली, लेकिन हर एक का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर इसका एक्सपोजर स्पेशली कान के साथ लगाया जाएगा फ़ोन को लंबी देर के लिए, तो इंटरनेशनल कैंसर एजेंसी ने ये प्रूव किया है कि ये कैंसरस है, ये कैंसर काज करता है, ट्यूमर काज करता है ब्रेन में। हमारे ईयर के, कानों के सेल जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं, नाजुक हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह, उसको 100% ये डैमेज करता है। अब हर बंदे ने ये एहतियात करनी है कि लिटिल बिट यूजेज इन लिमिटेड टाइम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको बहुत ज़रूरत है वो भी 2 आवर्स किसी सूरत में क्रॉस ना करें। कोशिश करें कि ये छोटी सी डिवाइस कान के साथ ना लगाएं, फेस के साथ कांटेक्ट में ना लाएं, दूर से सुने या हैंड फ्री यूज़ करें ताकि इसका साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ किया जा सके। वरना ये नॉन एयरपोर्ट्स फैक्ट भी है। इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो ब्लूटूथ वाले होते हैं? एग्जैक्टली, यू कैन यूज एनीथिंग, लेकिन डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एक बैटरी है, ये एक रेज रेडिएशन एमिट करती है। इसके बारे में आज की डेट तक श्योर है कि ये इंतहाई नुकसानदेह है इसका एक्सपोजर लंबी देर के लिए। सर, एयरपोर्ट्स में भी तो एक छोटी सी बैटरी होती है, उसके अंदर भी तो ब्लूटूथ होता है, क्या वो भी उसके रेज वगैरह कान के अंदर डायरेक्ट जाके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर्टनली इन सभी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कहा गया कि जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हमारे पूरे बॉडी में एक चार्ज है जो हमें ज़िंदा रखता है, और ये चार्ज हमारे हार्ट को देखें, अगर आप 200 साल की भी होंगी माशाल्लाह, तो ये हार्ट चलता जाएगा, ये ऑटोमेटेड है। ये जितनी अप्लाइंसेस हम लगाते हैं पॉकेट में, पर्स में, बॉडी कॉन्टैक्ट, स्पेशली आपके हार्ट के पास, सर के पास, आईज़ के पास, ईयर के पास, ये डिवाइसेस बिल्कुल नहीं होनी तो चाहिए। सर, लोग मोस्टली तो ये करते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं या फिर लाउंज में ऐसे सोफे पे लेट जाते हैं, सीने पर रख देते हैं, चेस्ट के ऊपर रख देंगे, ठीक है, नहीं जी, हम तकिए के नीचे रख के साइड पे बात करेंगे, कोई ना कोई इस तरह की हरकत करते हैं, इसका क्या नुकसान है? इनोसेंट और केयरलेस लोग हैं। हम तो छोटे बच्चों को भी देते हैं, हमने इसको टॉय समझ लिया है। मामा ने अपना काम बहुत सारा फीडर के ज़ुम्मे, और फीडर के बाद ये सबसे टॉक्सिक चीज़ है। छोटे बच्चे का बचपन ख़राब करने के लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी बेहतरीन आंसर है। जो बच्चा अपनी माँ से, बड़े भाई से, अपनी मदर से सीखता है, वो किसी से नहीं सीखता। जी, अभी एक इस तरह से मेरी एक सहेली आई थी कुछ हफ्ते पहले, उन्हें कान में ना इस तरह से बच्चों को दिए हुए थे एयरपोर्ट्स, आईपैड के साथ वो उनका अटैच था। तो मैं परेशान, मैंने कहा आईपैड की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं, बच्चा लगा हुआ अपने काम में, कहानी में, वो मेरे साथ बात करी।
तो कहती है मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं बात कर रही हूँ अगर किसी के साथ किसी मेहमान से तो बच्चों के आईपैड की या स्क्रीनिंग की आवाज़ जो है ना वो ऐसे आ रही हो। मैं तो कहा एयरपोर्ट यूज़ किया करो, और नई टेक्नोलॉजी की ये एयरपोर्ट्स होते हैं, ये कोई नुकसान भी नहीं देते, दिस इज़ लेटेस्ट, अच्छे मोबाइल की अच्छी कंपनी से इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होता। इज़ दैट ट्रू? मिस फिज़ा, ये मेरे ख्याल में दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर्टनली बच्चों को तो ये इंतहाई डैमेजिंग है। जो वर्ल्ड कैंसर एजेंसी बार बार कह रही है कि छोटे बच्चों, स्पेशली 4 से 5 साल तक से छोटे बच्चे, उनको तो डिजिटल एक्सपोजर टैबलेट से, छोटे फ़ोन से एक्सपोज ना करें। उनको ट्यूमर होने का चांस, डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। अब देखें, आप सर से शुरू करते हैं, ब्रेन के सेल को डैमेज करता है, आप नींद को हाईली कम करता है, ब्रेन की ड्राइनेस, ब्रेन के सेल को देखा गया जो लोग लंबी देर यूज़ करते हैं सर बेचैनी, डिप्रेशन वगैरह भी बढ़ती है? एग्जैक्टली, एंजाइटी, डिप्रेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा शुरू में इंसोम्निया करता है। नींद कम हो जाएगी, बंदे को गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के ऊपर की जो लेयर है जिसमें न्यूरॉन है, वो थिन होते जाते हैं। आइंस्टाइन की ब्रेन के बारे में देखा गया कि उनके कुछ सेल कुछ एरिया के बड़े थे। इसका मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स शुड बी वेरी हेल्दी एंड थिक, वेरी थिक। जितनी थिन होती जाएगी, जितना एक्सपोजर ज़्यादा होएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स थिन होती जाएगी। अल्टीमेटली हमें टैबलेट इसका यूज़ लिमिटेड करना है, जितना हमें यूज़फुल है। अगर करना भी है तो आईज़ को ब्लिंक करें, पानी ज़्यादा पिएं, 1 घंटे बाद आई को पानी से थोड़ा सा फ्लश कर लें, लाइट से, कोल्ड वाटर से। लेकिन प्लीज़ लंबी देर एक्सपोजर करना, वरना हम टर्टल की तरह, क्रोकोडाइल की तरह हमारी आईज़ बिल्कुल ब्लिंक करना छोड़ देंगी। आई में इरिटेशन होगी, ड्राइनेस होगी, पेन होगा, फिर हर कोई आर्टिफिशियल टीयर लेंगे, अब बंदा भी फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए ब्रेन के लिए, आईज़ के लिए हियरिंग हाईली डैमेज होती है। हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हम लंबे कंसर्ट, एक बंदे ने लगाया हुआ कान में, ऊंची सुन रहा है, पेरेंट्स को भी नहीं पता व्हाट ही इज़ लिसनिंग और कितना लाउडली सुन रहा है। जब भी ये 90 डेसिबल के पास पहुंचती है इसकी साउंड, ये आपके हेयर सेल को डैमेज करता है और सर्टनली डैमेज करता है। और 4 किलोहर्ट्ज़ पे एक दफ़ा डैमेज हो जाएं, वो किसी गन शॉट से हों, फायर आर्म से हों, बिग बैंग से हों, वो कहते हैं जी शादी पे मैं तो वैसे ही चला गया था, मेरे कान के पास पटाखा हुआ, उसके बाद ना उस कान ने कभी सुना और उस कान से मुश्किल सांसों की आवाज़ें भी आ रही। ये ठीक कोई नहीं होता। एक दफ़ा ख़राब हो गया तो फिर आप दुआ करें शायद को मिराकिल हो जाए, और कुछ नहीं होना अब। क्योंकि इसलिए ये जो इस तरह की साउंड्स हैं, आपने डरा दिया अपने किसी की आवाज़ सुनना, अच्छी म्यूज़िक सुनना, रोमांटिक सुनना बहुत अच्छा सही, लेकिन बहुत लाउडली सुनना। अच्छा, हम सुन सकते हैं मगर उसकी हमने साउंड लिमिटेड रखनी है। Exactly. हमने साउंड को फाड़ के कानों में फुल साउंड नहीं सुनना। से मिस फिजा क्रॉस, तो फिर बच्चे भी सुन सकते हैं मगर एक बैलेंस साउंड में। देखें, पेरेंट्स मिलके कभी कभी म्यूजिक अपने घर में टीवी पे, बड़ी स्क्रीन पे कुछ लगाया है, बट इट शुड नॉट क्रॉस इन वन गो 30 मिनट से ज़्यादा बच्चों को टीवी ना देखने दें। 30 मिनट्स के बाद आप उनको अच्छा सा खेलें, कूदें घर में। घर शुड बी लाइक अ वेरी गुड जिम। ठीक है, कोई काम कर लें, माइकल जैक्सन की तरह उठ के थोड़ी सी मूवमेंट कर लें, बैठे ना रहें। हम ज़रा ना बैठ के बातें करने में एशिया और स्पेशली हमारी कौम बातें घसीट लें बस। ये हम लोग पक्के। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपने बताना है मोबाइल के ऊपर जो यूवी ग्लासेस होते हैं और जो प्रोटेक्टर हम लोग लगवा लेते हैं, ठीक है, वो भी क्या नुकसानदेह होते हैं? वो सही होते हैं हमारी आंखों के लिए, या उससे भी हमारी आंखें ज़ाया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं? ब्रेक के बाद जी, ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और डॉक्टर साहब से हम ये पूछें जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर राशिद ज़िया जो है हमेशा हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ये जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हम UV ग्लासेस लगा लेते हैं, प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ग्लासेस पहन लेते हैं, UV ग्लासेस जो होते हैं, क्या ये सब बेहतर होता है? हमारी आंखें जो है वो सेफ़ रह सकती हैं, कुछ बचत होती है, या फिर भी कोई पेचीदगियाँ आ जाती हैं? लिटिल बिट। अच्छा, समझने के कोई 20% से लेके इतना डैमेज कम कर देती है। रियली? लेकिन यूवी लाइट को एक्सपोज होना फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन इटसेल्फ इज रियली वेरी डैमेजिंग, वेरी डैमेजिंग।
और 100% प्रोटेक्शन नहीं हो पाती फिर, ठीक है ना। या आप सन ब्लॉक लगा लें यूवी के लिए, वैसे ग्लासेस लगा लें, सर्टनली टू सम एक्सटेंट। देखें जो ब्लैक ग्लासेस प्रॉपरली लगाते हैं वो भी एक ख़ास हद तक करते हैं, उसमें भी आपको देखा है कभी चांद ग्रहण में कहा गया ख़ास किस्म के लेंस लगाएं, फिर भी सीधा ना देखें और मिनिमम सा आप एक्सपोजर करें। सो जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये हाईली एडिक्टिव है, एडिक्शन काज करती है, एक चर्स की तरह है, अफ्यून की तरह है। जितना एक्सपोजर कम से कम रखें। सर रात के टाइम पे तो आपको Recession पता है करें। मोबाइल का जो यूज़ है मोस्टली वो डिम लाइट या ऑफ लाइट में होता है और सिर्फ मोबाइल होता है हाथ में, या तो किसी के साथ जो यूथ है हमारी यंगस्टर्स, ये लड़के लड़कियाँ रात को कॉल्स मिला लेती हैं, सहेलियों से बात करनी हो या लड़कों को किसी से अपनी कोई माशूका से फ़ोन पे बात करनी हो, वो रातों को ही चलती है कॉल्स, और कॉल साइड पे पड़ी हुई होती है कान के पास, ठीक है, स्पीकर ऑन होता है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं उससे। एक तो स्क्रीन भी ऑन है, कभी वीडियो कॉल हो रही होती है, बातें होती हैं, कभी ऐसे तो इसका क्या सिनेरियो, इस कितने कोई blessing मिनट की का- कॉल जो है वो सेफ़ है, उसके बाद जो है वो नुकसानदेह, ये प्लीज़ बता दें। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं कि ये जो है ब्लेसिंग है क्योंकि ऑलमोस्ट फ्री है। आप याद करें कि 20 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो इतना कॉस्टली था फ़ोन, किसी का घर ढूंढें अपने फ़ोन से करें, और इंटरनेशनल कॉल तो आप सोच ही नहीं सकते। नो वे या अब व्हाट्सएप ने हर चीज़ को एक ब्लेसिंग बना के रख True. दिया, और हम उसको इतना मिसयूज़ करते हैं, जब तक दूसरी पार्टी जान नहीं छोड़े हमारे बच्चे तो नहीं जान छोड़ेंगे नहीं। इसकी। सो एक्सपोजर फॉर फ्यू मिनट्स इज़ वेरी गुड। अच्छा आप देखें एक किताब पहले आपने पढ़नी है, जना लाइब्रेरी जाएंगे, ब्रिटिश काउंसिल जाएंगे, आपको एक पूरा दिन लग जाता है। यहाँ पे आप 5 मिनट के अंदर आपके फिंगर टिप्स पे है हर चीज़। मेटा एआई का ज़माना है, नॉलेज का लिमिटेड एक्सपोजर रियली नीडेड, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रेन को एक जंक मेल बना के रख दें कि हर तरह की चीज़ को ये सामने आई फिर देखनी शुरू कर दी। यूट्यूब, टिकटॉक, कुछ भी नज़र आया तो हर एक में थोड़ी अट्रैक्शन होती है, हर ब्रेन थोड़ा सा क्यूरियस है, तो वो जो देखते जाएं आधे घंटे बाद आपको लगा कि इट वाज टोटली स्टूपिड एक्टिविटी। एक तो दिमाग की खिचड़ी वैसी ही बन जाती है, समझ बूझ जो सीखना भी होता है वो सीख के बंदा मोस्टली ये होता है कि जब हम सोशल मीडिया या सारी ऐप यूज़ करते हैं, जो सीखना चाह रहे होते हैं, हमने सुना भी होता है, सीखा तो भूल जाते हैं। मुझे ये बता दीजिए हम कितने मिनट की कॉल जो है वो ले सकते हैं, वीडियो कॉल हो या कान के लिए जो हम कॉल यूज़ कर रहे हैं, कितने मिनट से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, ये प्लीज़ देखने वालों को ज़रूर बताएं। आइडियली स्पीकिंग टोटल कांटेक्ट टाइम या आपका स्क्रीन टाइम जिसको वर्ड में यूज़ किया गया है, टीवी देखना, एलईडी देखना, टैबलेट पे काम करना, फ़ोन पे करना, एक दिन में दो घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे से इंटरप्टेड, कभी आपने 5 मिनट, 11 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट सुना, टोटल मिला के 2 आवर्स से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। जो भी लोग मैनी आवर्स यूज़ करेंगे और 1 गो में करेंगे, उनकी पोस्चर भी चेंज हो जाएगी, स्पाइन के मसल भी वीक हो सर दोबारा जाएंगे। बता दें आखिरी बार मेरे कहने पे, कितनी मिनट की कॉल कही है आपने? 2 आवर्स टोटल स्क्रीन टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कॉल टाइम? और कॉल आप मैक्सिमम 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, अगर आप फोकस्ड हैं तो 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है अपना मैसेज कन्वे जो करने हमारे से। मजनू हैं, जो आशिक हैं, इनको कैसे समझाया जाए? आप अगर समझ में ये बात अच्छी तरीके से समझ जाएं, वो कहते हैं ना समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की आशिकी इज़ इनफ। ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करें, ना किसी सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब करें। और इतनी आफत आई हुई है, इतने रेज़ और ये जो मोबाइल के एंटीने इतने खड़े हैं अगर आपके सर पे, तो उससे बेहतर है शादी कर लें। शादी नहीं कर सकते तो फिर आप सामने बिठा के बात करें। क्या आशिकों के लिए क्या कहेंगे, ये जो आशिक सारी रात वीडियो कॉल पे, सारी रात फ़ोन पे रहते मेरे ख्याल हैं? में एक एज आती है, हाँ वी शुड एक्सेप्ट इट एज़ वेरी नॉर्मल। रोमांस, आशिकी, ये देखें, अगर आप अपने वो कहते हैं आशिकी करें, कोई ऐसा काम करें कि पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान, पूरी दुनिया कहे कि ही इज़ वन एंड ओनली, शी इज़ वन एंड ओनली। वाह, आप बजाय इसके कि फ़ोन पे उसको कस्में खाएं, अगला पार्टी कोई इम्प्रेस नहीं होती। यस आपका अग्गा पीछा देख के सारे इम्प्रेस होते हैं ट्रू। और आपके पीछे भी फिरते हैं। आप जितना अपने आप को रेस करेंगे, इसके लिए 2 लोगों का इम्पॉर्टेंट रोल है।
जो घर में बड़े हैं ना पेरेंट्स, दे शुड बी रोल मॉडल। वाह, अच्छा सर, अगर वो फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो सर्टनली बच्चे इम्प्रेस होंगे। अगर उस्ताद ने लगाया हुआ यूनिवर्सिटी में सारा दिन फिर रहा है तो ये उस्ताद तो काफ़ी ज़्यादा रोल मॉडल है ख़राबी करने में बच्चों के लिए। वेरी नाइस। सर मुझे बताइएगा, तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे फ़ोन रख के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो फ़ोन नीचे ही, कोई बेल बज रही हो तो वो नीचे, अब जाहिर सी बात है सिग्नल्स कनेक्शंस में है, ठीक है, रेज़ आ रही हैं मोबाइल की, मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वो अपनी ऑन पोजीशन में है, अपना वर्किंग काम कर रहा है, उसकी जो रेज़ है वो हमारे ब्रेन के नीचे, तकिए के नीचे पड़ी है, वो कितना नुकसानदेह है? मिस फिज़ा, बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन आइडियली तो घर में जो बड़ा है ना, रात को एक टाइम फिक्स कर लें सारे, अपनी कौमी असम्बली में डिसाइड कर लें घर में कि एग्जैक्टली 9 बजे के बाद ये सबके फ़ोन ज़ब्त हो जाएंगे और मामा भी नहीं देखेगी, बाबा भी नहीं देखेंगे, बच्चे भी नहीं देखेंगे। दे शुड बी कंसेंसस एग्रीमेंट। फ़ोन अगर पास होंगे ना तो प्लीज़ इट शुड बी फार अवे, कहीं दूर रखें। बॉडी कितना कांटेक्ट दूर होना चाहिए सर? सर के पास, जेब के अंदर, प्लीज़ इसको ना रखें। नहीं, अपनी बॉडी से कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पे हमने रखना है फ़ोन? आइडियली तो 6 फीट अवे होना चाहिए। अच्छा, 6 फीट कितना हुआ, मतलब आपकी जगह से कितनी दूर हुआ? एटलीस्ट बंदे की हाइट जितनी है, जितनी बंदे की हाइट है, एवरेज पाकिस्तान 5.6 पे है, इस 5.7 कुशन के पे पास है। के सेंटर तक? एग्जैक्टली। ओके। आप जितनी दूर रखेंगे उतनी ही आपको ये लत कम पड़ेगी कि मैं इसको पकड़ के, थोड़ी देर बाद एक चीज़ याद आई, रादर देन आप अपने ब्रेन पे जोर लगाया उसका हल सोचने में, कोई नई चीज़ सोचने में, कोई इनोवेशन में। हर बंदे में अल्लाह मीन एक छोटा सा शायर। मगर सर एक मैं यहाँ पर ये बात भी करूँगी, देखें जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और या कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, फिर अब स्मोक शुरू हो गई है तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, गूगल क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे होंगे। ऑफिस वर्क का भी आप काम देखें तो वो ऑनलाइन सिस्टम पे ज़्यादातर है, स्क्रीन के ऊपर ही है, स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है। फिर वो लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, कैसे एहतियात करें? अब मैसेज आपका उन लोगों के लिए है, कोई आइडिया प्लीज़ आप उनके लिए आप बताइए। बिल्कुल आपने सही उसको हाईलाइट किया है कि जिनका प्रोफेशन है, जिन्होंने लर्न करना है, एक क्लास के बाद ज़रूरी हो जाता है कि आप स्क्रीन, ये कंप्यूटर एक बहुत बड़ी दुनिया में सिलिकॉन वैली, द प्लेस परहैप्स द बेस्ट वन, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमी, उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतनी, ये फेसबुक जहाँ से ओरिजिन हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई चीज़ें ऐड हुई, सर्टनली इसने इंसानों के लिविंग को बहुत प्रमोट किया, इजी किया। हमें ये बात मानना है कि हमने जब भी करना है 15-20 मिनट के बाद आइस को 1 मिनट के लिए ब्लिंक करें, पानी ज़्यादा पिएँ, हाफ एन आवर 1 आवर के बाद उठें, पूरी बॉडी को लिटिल बिट मूव करें। लंबी देर फ़ोन डिजिटल यूज़ करेंगे तो आपकी पोस्चर ख़राब हो जाएगी, पोस्चर चेंज हो जाएगी, आपको एक ख़ास टाइम के बाद चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको मुश्किल पड़ जाएगी, फिर आप खराटे लेंगे और पूरे घर वाले जो खराटे लेता है वही एंजॉय करता है, सारा घर नहीं सोता उसके पास। बेशक। ऐसी ऐसी अलामत पे हार्ट डिजीज़, अब यंग एज में हार्ट अटैक हुए। फ़िज़िकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज, कुछ मूवमेंट पूरी बॉडी की, कुछ भी नहीं है जहाँ पे आप प्रोफेशन ये काम कर रहे हैं स्क्रीन का, फ़ोन का, लुकिंग ग्लास लगा होना चाहिए, उसके सामने सीधे खड़े हों, कुछ देर पीटी करें, नेक की एक्सरसाइज, आर्म की एक्सरसाइज, लेग्स की एक्सरसाइज, कुछ करें ज़रूर, बैठे ना रहें। डॉक्टर्स के बारे में 3 या 4 पेशेंट देखने के बाद जाएं, हाथ धो के आएँ, स्माइल करें, ताकि इट शुड फेस लाइक। सो प्रॉपर स्लीप ना होना, स्माइल ना होना, किसी बंदे की फ़िज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को टोटली अपसाइड डाउन कर देता है, टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए स्लीप तो एक्सीलेंट होनी ही चाहिए। जितना स्क्रीन टाइम कम होगा उतनी स्लीप ज़्यादा होगी। जितनी ब्रेन में हम फाइलें ज़्यादा डालेंगे और जंक डालेंगे, हर तरह का नॉलेज, मज़हब का नॉलेज, अनवांटेड, हम उठ के 2 फ़र्ज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। हम मज़हब के ऊपर रिसर्च ऐसी ऐसी हो रही है जो पता नहीं, हाँ, मगर काम इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली ओबे, जो अल्लाह रसूल ने कहा है डू इट। और फिर आपके पास घर में पेरेंट्स की सूरत में एक मेंटोर, रोल मॉडल मौजूद है, आप आंखें बंद के उनको फॉलो करें।
आपकी जन्नत उसी घर में बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, बड़ा आपने गाइड किया अच्छी तरीके से। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें जिस तरीके से जो गाइड किया, अगर हम उसको फॉलो करें तो उस हिसाब से ये मोबाइल की स्क्रीन जो है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसके रेज़ जो हैं हमारी दिमागी हालत ख़राब नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी को खुद आसान करें और ज़िंदगी में कामयाब हों। सेहतमंद ज़िंदगी के साथ एक ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे मुनाफ़क़त के ऊपर। ये जो मुनाफ़क़त है ये होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है, ये कहाँ से पाई जाती है, ये किसकी ईजाद है और ये लोग क्यों करते हैं। हर तरीके की मुनाफ़क़त देखें ना, दूध में मिलावट ये भी मुनाफ़क़त का हिस्सा है। ड्यूल पर्सनैलिटीज़, आपके मुँह पे कुछ होते हैं और पीछे जाके कुछ और परफॉर्म कर रहे होते हैं। यू नो, अगर आपको कोई सामने वाला इंसान अच्छा नहीं लग रहा, ये अगर उसकी कोई बात आपको गलत लग रही है तो उसकी जी में जी करने की क्या ज़रूरत है आपको। आप बताइए, आप उसको बताएं कि आप गलत है, भले लोगों के बीच में बेइज्जत ना करें, मगर साइड में जाकर उसको समझाएं तो सही कि तुम यार गलत रास्ते पे हो, तुम सही रास्ते पे आने की कोशिश कर सकते हो और उसको थोड़ी सी उसकी रहनुमाई की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है सीधे रास्ते पे। मगर हम उसको सीधे रास्ते पे खुद नहीं लाते क्योंकि हम उसकी जी में जी कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये औरतों के साथ है ज़्यादा, ये मर्दों के साथ है। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ जगहों पे आपको बड़े डिसेंट एक्ट करके डिसेंटली आपको लोगों को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर मुनाफ़क़त कहीं से भी काबिल कबूल हरकत नहीं है। आप यकीन कीजिए, पहले कुछ ऐसे लोग होते थे, आज के भी दौर में मुझे लगता है चंद गिनत कुछ ऐसे लोग हैं जो उसूलों के खातिर अपनी जान दे देते हैं। उसूल के पक्के होते हैं, अपने कायदे के पक्के होते हैं, अपनी ज़बान के पक्के होते हैं, उनके अंदर कोई मुनाफ़क़त जैसी शय नहीं होती है। अच्छा, वो लोग ज़्यादा मुनाफिक होते हैं जो झूठ बोलते हैं, और हिस्ट्री गवाह है कि कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने की वजह से। हम भूल जाते हैं, इधर भी मुनाफ़क़त करते हैं, अपने घर में मुनाफ़क़त करते हैं, अपनी बीवी के साथ मुनाफ़क़त कर रहे होते हैं और अपने रिश्तों के साथ भी मुनाफ़क़त का शिकार होते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। कराची से हैं हमारे साथ नदीम मौलवी साहब, हम उनसे पूछेंगे कि ये मुनाफ़क़त किस नाम की चिड़िया है और ये कहाँ से उड़ के आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, ये मुनाफ़क़त की चिड़िया कहाँ से उड़ के आई है? कराची से आई है, लाहौर से आई है, पेशावर से आई है, इंडिया से आई है, बांग्लादेश से आई है, अमेरिका से? असल में मुनाफिक जो है ना, हम लोगों में तलाश कर रहे होते हैं मगर अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि क्या मैं मुनाफिक हूँ। सबसे पहला सवाल, क्योंकि अगर आप अपने आप को पहले स्टार्ट करें, मैं अपने आप को स्टार्ट करूं, माशरा अपने आप को देखें, फिर हम बात करेंगे कि दूसरे की तरफ। हर इंसान को कहा जाता है कि सच बोले, चाहे वो किसी भी दीन से है, और हमारे दीन में भी कहा जाता है मुनाफिक की पहचान ये है कि वो आदमी झूठ बोलता है और मुसलसल झूठ बोलता है। जो इंसान मुसलसल झूठ बोलता है और झूठ को इस यकीन के साथ बोलता है कि उस झूठ से उसको नुकसान नहीं होगा, जबकि उस झूठ से कई नुकसान होते हैं। अगर हम अपने दिल में झांक के देखें तो रोजाना की बुनियाद पे हम कई दफा झूठ बोल रहे होते हैं, और सबसे पहली पहचान जो कि कहा जाता है कि झूठा जो है हमेशा मुनाफिक होता है। दूसरी बात, मुनाफिक की दूसरी पहचान यह है कि जी जो वादा करता है उस वादे पर पूरा कभी भी नहीं उतरेगा। उसकी वजह यह है कि मुनाफिक हमेशा आपसे झूठा वादा करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी ने मुनाफिकत को फरोग दिया है क्या? जी जनाब, देखें सोशल मीडिया में तो सबसे ज्यादा मुनाफिक आप देखेंगे, यानी कि अगर आप किसी खातून की पिक्चर देखते हैं तो हर इंसान उसको एमोजी लगाता है और कहता है वाह आप देखें हजारों दिल आ रहे होते हैं, और साथ में साथ कह रहे हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। और कोई अगर कोई मशहूर शख्सियत हो उससे दोस्ती करने के लिए भी यही कहा जा रहा है सर आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया, सर आप तो बहुत जबरदस्त है, या सर आपकी सियासत से अच्छा तो कोई सियासत करता ही नहीं। हमारा माशरा आहिस्ते आहिस्ते आप देखें हर शख्स आपको इस मुनाफिक के दर्जे की, मैं कहता हूँ मुख्तलिफ इकसाम आपको इसमें नजर आती है, यानी कि बच्चे से लेके बड़े तक। और उसकी वजह क्या है? हमने झूठ को फरोख देना शुरू कर दिया। यानी ना हम सच, तो हम सब कहते हैं सच बोलना बहुत अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, मगर क्या सच सुनने की हमें हिम्मत है? और अगर हमें कोई सच बताता है तो हमें बुरा लग जाता है।
तो फिर क्या है कि हमने झूठ को ऐसा आसान कर दिया है कि बच्चे से लेके बड़े तक हर इंसान झूठ बोल रहे होते हैं और वो झूठ को कामयाबी समझते हैं। तो ये और वो माशरे माशरे में कि सच बोलने वाले तो अगर तो माशरे में ये बढ़ती हुई मुनाफिकत की वजूहात क्या है, ये बुनियादी वजूहात आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी हैं? देखिए बुनियादी सबसे पहली है जी लालच। हमारी लालच खत्म ही नहीं होती है, चाहे आप अमीर इंसान से मुलाकात करें, गरीब से करें, दुकानदार से करें, ताजिर से करें, सियासतदान से करें, लालच खत्म नहीं होती। दूसरी बात है हसद। हम एक दूसरे से इतना हसद करते हैं कि हम चाहते हैं कि उसको नीचे दिखा के खुद अपने आप को बड़ा आदमी बना दें। हम देखिए हमारे यहाँ सियासत भी जो होती है किस बुनियाद पे होती है कि जनाब वो लोग बुरे हैं, हम अच्छे हैं। हर इंसान कहता है कि जनाब ये मैं तो बहुत अच्छा हूं, या मेरे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा खानदान, मेरी बिरादरी। दूसरे की तारीफ करना हमने छोड़ दिया। अच्छा मुझे ये भी बताएं साथ साथ, करते हैं ये भी मुझे बताइएगा साथ साथ, ये जो हम कुछ लोग होते हैं हम में से जो सारे काम सही से कर रहे होते हैं, सबका दिल रखने की भी कोशिश करते हैं, सबकी जिम्मेदारियां भी तरीके से उठाते हैं, घर वालों का भी ख्याल रखते हैं, उनके हुकूक का भी बड़ा एहतराम करते हैं, ठीक है, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनको मतलब किसी न किसी की जी ग़ुलामी करनी पड़ती है, राइट। और अब उसके बाद मतलब किसी को ना चाहते हुए भी हर इंसान के साथ एग्री करने वाला जो इंसान है, मुझे अभी ये बताइएगा क्या वो भी मुनाफिक कहलाएगा? देखिए मुनाफिक के मैंने कहा ना मुख्तलिफ इक़साम होते हैं। अब अगर आप कहें कि जी ये मुनाफिक नहीं है तो मैं कहूँगा गलत है, क्योंकि देखिए जो मुनाफिक होगा वो कोई भी अच्छा काम करेगा ना तो उसकी कोई ना कोई लालच होगी। अगर एक अच्छा इंसान है, कोई अच्छा काम कर रहा है, वो कहता है लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, अल्लाह तो कर रहा है, और फिर उसका ये होता है कि मेरा अपना एक ज़मीर है, मैं क्यों गलत काम करूं। अच्छा कोई सच नहीं सुनना चाह रहा है तो आप उसे इग्नोर कर दें, आप उससे बहस ना करें, अच्छा, आप उससे आर्ग्यूमेंट्स ना करें। इंसान से आप जितना भी आर्ग्यूमेंट करेंगे उनके पास कोई ना कोई जवाब होता है। अच्छा औरतों के केसेस कुछ डिफरेंट किस्म के होते हैं, जब किसी कमेटी पार्टी में जाएं या महफिल में जाएं, कि दोस्तों में जाएं, कोई सहेलियों में उठे बैठे कज़न्स में जाएं, या कोई रिश्तेदार आ जाए, कुछ आप किसी को देख के ना आप एकदम से अंदर अपना चेज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि यार इसने क्या नीला पीला मेकअप किया है, यार किस किस्म के जूतों के साथ कैसे कपड़े पहने, या कितने अजीब तरीके की ओवर ड्रेसिंग की हुई है, बाल कैसे बनाए, ये सब क्या है। मगर हमें बुरा लग रहा होता है, मगर उसको कहते हैं हाओ यार कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तो ये भी मुनाफिकत का एक अमल है। बिल्कुल। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं हम कभी कभार इग्नोर कर देते हैं और ये मुनाफिकत में शामिल होती है। तो हम और यही चीजें हम औरतों को मैं खास कहता हूँ। मगर सर हम ये कैसे कहते हैं किसी को सामने से बैठ के चुड़ैल लग रही हो, कैसे कहेंगे? आप खुद सोचें, हम नहीं कह सकेंगे ना। ये तो फिर इसमें अब क्या करें? इधर दिल रखना और किसी की झूठी तारीफ करना, कुछ अलग एक्सप्रेशंस रखना, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और आप उसको कह रही। तो ये वाली जो बातें हैं इसमें क्या है, दिल रखना या मुनाफिकत? अब इधर हम किधर खड़े हैं? देखिए अल्फाजों का चुनाव बहुत जरूरी होता है किसी से गुफ्तगू करते वक्त। और एक हम अक्सर कहते हैं, खास तौर पे जो एंकर्स होते हैं और होस्ट होते हैं, वो सेल्फ सेंसरशिप करते हैं। वो जब लाइव प्रोग्राम जा रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि सारी दुनिया देख रही होती है। तो अगर हम ये सोचें कि अल्लाह मियाँ के कैमरे से हमें देखा जा रहा है तो हमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, दिल आजारी भी ना हो, झूठ भी ना हो। और अगर कई दफा आप जो है टॉपिक बदल सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, झूठ की शुरुआत हम बचपन से शुरुआत होती है, बुढ़ापे तक झूठ ही का सहारा लिया जा रहा। आज माशरा जो है तबाह हो चुका। ये जो मुनाफिकत है ना, इसके बड़े पहलू हैं, बड़े शेड्स हैं, बड़े रास्ते हैं। अब इनमें से मुनाफिकत का कौन सा पहलू है जो बहुत ख़तरनाक है और सीधा जहन्नुम है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम मुनाफिकत के ऊपर बात कर रहे हैं और मौलवी साहब हमारे साथ हैं। मौलवी साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे सवाल को समझें। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो औरतें हैं आपस में जो मुनाफिकत करती हैं, 4-6 लड़कियाँ, 2-3 लड़कियाँ आपस में बैठ के
तो तीसरे की जो है ना अच्छी लथाड़ी होती है, अजीब तरीके से उसके बारे में बोल रही होती है और मुंह पे बड़ी अच्छी बनी होती है कि यार यू आर सो स्वीट, यू आर सो काइंड। चाहे उसके हुलिया हो, उसकी तैयारी हो, या उसका एटीट्यूड, या उसका रवैया, या उसके बात करने का स्टाइल, या वो झूठ बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करके उसको इधर यहाँ ग्राफ चढ़ा देती हैं। मगर उनको पता होता है कि इसका ग्राफ बिल्कुल लो है, क्योंकि ये झूठ भी बोलती है, ये तैयार भी बुरी हुई है, इसको पहनने उड़ने का सेंस तक नहीं है, ये कॉमेडी कार्टून कैरेक्टर बन के हमारे सामने जो है ना बड़ा छोड़ रही है कि मैं कल अमेरिका थी तो अभी मैं दुबई जा रही हूँ, तो मैं यूँ। ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं, फेक रही होती हैं, मगर सामने वालों को पता होती है हकीकत। तो इस हालत में जो हम हाँ हाँ जी जी कर रहे हैं, हम मुनाफिक हैं, हम मुनाफकत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल आपसे। मैंने काफ़ी तवील तरीके से समझाया, आप मुझे जिसका जवाब दीजिए, क्योंकि औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। मैं खुद औरत हूँ, बता रही हूँ जी। असल चीज है, औरतों में ज्यादातर देखें हसद होता है, कंपटीशन होता है। मलिक साहब की बीवी ने क्या जोड़ा पहना है जनाब, मैं क्यों नहीं पहन सकती? तो अब उसके जहन में ये होता है कि अब मलिक साहब के जो बेगम साहबा है उनके जोड़े को बुरा बोलना, अरे वो तो ऐसे ही थी, बड़ी छिछोरापन नजर आ रहा था, और अरे वो तुमने, अच्छा पीठ पीछे तो ये कहेंगी, मगर क्यों मलिक साहब की बीवी या चौधरी साहब की या किसी की भी बड़े शख्सियत की बेगम है तो उनके सामने तो कहेंगी नहीं आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप हमारे घर आइएगा ना, आप तो यकीन करें इतनी अच्छी लगती हैं, परी की तरह लग रही होती है, और घर जाती चुड़ैल लग रही थी। ये सब मुनाफिक। अच्छा, मुनाफिक सिर्फ इसी में नहीं होता, औरतों में ही होता है। अगर किसी एक लड़की ने किसी लड़के के साथ बात कर रही होगी तो दूसरी लड़की कहेगी उसका तो अफेयर चल रहा है, और अगर उसकी अपनी बहन होगी नहीं नहीं वो तो दोस्त है, दोस्त है भाई। मतलब किसी की जात पे जाके हिट करना, किसी को पर्सनल हिट करना, और उसको बता भी नहीं रहे कि ये मैं आपके बारे में ये सोच रही हूँ और ये बात फैला रही हूँ बाकी औरतों में कि ये जो है अगर किसी लड़के से सलाम दुआ भी हो गई तो उसको कह दिया इसका तो उसके साथ अफेयर चल रहा है। मतलब इस तरीके की मुनाफकत वाले गेम भी चल रहा है। ये तो इतनी बड़ी गुनाह है कि आप किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर लोग मजाक में, गुफ्तगू में ऐसी बात। मैंने उस लड़के को देखा था, उस लड़की के साथ आपने देखा था, क्या आपने उसकी गुफ्तगू सुनी? क्या उस लड़की ने आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं, मैंने तो देखा था, वो उधर गए थे सिनेमा हॉल में, मैंने देखा, मैंने इधर देखा। देखिए, देखने से ये जाहिर नहीं होता जो आपकी सोच है वही है। तो ये सब मुनाफिक होते हैं। हम लोग, अरे उसने कैसे कपड़े पहने हैं, आप उसके स्लीव्स देखें, देखिए ये सब चीजें। अच्छा, आप क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, आपने औरतों को ये कहा कि औरतें सबसे ज़्यादा जो है ना इस तरह की होती हैं, मुनाफकत पसंद होती हैं, मुनाफिक होती हैं। मेरी नज़र में मर्द औरतों से ज़्यादा मुनाफिक होते हैं। अपनी बीवियों को बोलते हैं कि भाई मैं तो तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, हूर पर ही लग रही हो तुम, ठीक है, मैं तो तुम पे जान दे सकता हूँ, ठीक है, तुम पे सब कुछ कुर्बान। बाहर जाके तो बाहर वाली को पसंद कर रहे होते हैं, बच्चियाँ फंसा रहे होते हैं, ठीक है, शुगर डैडी बने हुए होते हैं, ठीक है, लड़कियों को हरास भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी तो मर्द नजर आते हैं। फिर ये मुनाफकत नहीं है, ये तो डबल डिग्री पे कर रहे होते हैं। तो फिर आपने सिर्फ औरतों को क्यों कहा कि ये मुनाफकत का शिकार होती हैं? ज़्यादा औरतें ही मुनाफिक होती हैं, मर्द नहीं होते। नहीं, और मर्द बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखें, कई मर्द होते हैं, अरे बेटा बेटा, मगर उसकी बेटे की नियत नहीं होती है, या किसी बच्ची के ऊपर हाथ लगा रहे होते हैं और बेटी बोल के कर रहे होते हैं, तो उसकी नियत बेटी की नहीं होती है। ये मुनाफिक नहीं है तो क्या है? दूसरी की बेटी की तरफ तो आप देख लेते हैं, दूसरी की बहन को देख लेते हैं, मगर उसी बाजार से आपकी अपनी बहन जाती है तो आपको बुरा नहीं लगता। वही कपड़े आपकी अगर बहन पहनती है तो आप कहते हैं नहीं, मॉडर्न जमाना है, दुनिया आगे जा रही है, क्या हो रहा है। मगर अगर दूसरे की लड़की पहनती है तो आप फौरन कह देते हैं नहीं यार क्या है, मॉडर्न है, ये बेहयागी है। तो इस किस्म की बातें मर्दों में भी होती हैं। और कई दफा हमने देखा है माशरे में, ये जो आपने शुगर डैडी का, आप जो बुजुर्ग हजरात है, मैं जवान को नहीं कहूंगा, बुजुर्गों को मैंने देखा है मुनाफकत करते हुए। सर ये तो शुगर के आगे डैडी लगाया इसलिए क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। डैडी देखें, इसे डैडी, शुगर डैडी का मतलब ये है कि जनाब वो किसी लालच के तहत एक रिश्ता बना रहे हैं जो कि नाजायज है। कोई भी चीज आप लालच के तहत बनाएंगे, चाहे आप मियां बीवी का बना लें, चाहे कोई भी दोस्ती का बना लें, कुछ भी बना लें, आपके रिश्ते में कोई हकीकत नहीं होती। उसकी वजह ये झूठ से बने हुए रिश्ते, झूठ से बना हुआ रिश्ता कोई नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसी। थैंक यू सो मच नदीम साहब, नदीम मौलवी साहब, हैड ग्रेट टॉक विद यू। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ, आपने बड़ा बातों में बहुत अच्छा कुछ समझाने की कोशिश की है। और नाज़रीन, मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि मुनाफ़क़त जो है किसी भी लिहाज से, चाहे दूध वाले की है, दूध में मिलावट की, ठीक है, या फिर कोई हमसे उधार लेता है और बोलता है कि भाई हमने आपको इस डेट को पैसे दे देने, या आप चेक ले लें, और आपसे झूठ बोल के उधार उठा रहा है, वो भी मुनाफ़क़त है, ठीक है। और कोई आपसे मतलब किसी भी किस्म से कोई ऐसे होता है ना कि अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए, किसी बेटी से शादी करा रहा है और उसकी पीछे जो एक शादी कहीं अमेरिका में भी हुई है, ठीक है, और वो लड़की के ख़ानदान वालों को, ये भी मुनाफ़क़त है, ठीक है। लड़का जितना कमाता है वो ये बता नहीं रही, घर जाके रिश्ता लेने गई है उसका ट्रिपल बता रही है, ये भी मुनाफ़क़त है, ठीक है। आपका बेटा कोई गलत हरकत करके आया बाहर और आपको उसका राज पता चल गया कि ये कर रहा है, तो जब आप अपने घर वालों से, अपने मियाँ से छुपाएंगी तो वो भी मुनाफ़क़त है, ठीक है। आपके बेटे में कोई भी ऐब है, कोई गलती है, वो सिगरेट पीता है, किसी नशे का शिकार है, आपने किसी लड़की को ब्याने के लिए लेके जाना है तो आपने बताना, ये मैं वो पहलू बता रही हूँ जो सॉल्यूशंस हैं। हम उस पर तो बात कर लिया, ये होता है या वो होता है, वो मैं वो आपको सॉल्यूशंस पे बात कर रही हूँ। इन चीज़ों को हमने रोकना है, हमने मुनाफ़क़त अपने घर से रोकनी है। सबसे पहले हम जो मुनाफिक हो गए हैं, ख़ुद के साथ सबसे पहले हम मुनाफ़क़त करते हैं, हम खुद को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, हम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सामने आता है जिस हैसियत से भी होगा, हमसे 4 गुना 3 गुना 1 गुना ऊपर होगा, मगर हम उसको ज़ाहिर ये करने की कोशिश करेंगे कि हम तो इतने थे, बस थोड़ा हालात ऐसे भी होगा, वरना हम तो उतने थे। तो इतने उतने यार जो थे आप थे यार, अब इसकी क्यों जान खा रहे हैं जिसको बता रहे हैं। ये मुनाफ़क़त छोड़नी है हमने। जो है जिस हाल में है खुश रहे, बहुत अच्छा है तो पहने, नहीं है तो लंडा पहने, मगर खुश रहे, मुनाफ़क़त मत करें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी बड़े अच्छे मौजू के ऊपर बात करने लगी, क्योंकि इस मौजू से मुझे लगता है बड़ी रहनुमाई तो होगी, मगर हमें ना कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे शेड्स हैं जिनके बारे में हमें पता चलेगा। क्योंकि जिन ख़ातून को मैंने यहाँ पर भी मदऊ किया है इज्तिमाई शादियाँ, जो हमारा टॉपिक है जिस पे बात करने के लिए, तो वो है रूबा हुमायूं, और समाजी कारकुन है, इनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। और इनकी जो है ना खिदमात में मैं सबसे पहले ही बोलूँगी कि बहुत सी ऐसी बेसहारा बच्चियाँ हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, जिनकी शादियाँ भी करवाती हैं ये, और वैसे भी अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते कराती हैं, लोगों का जो है ना मैच मैचिंग भी कराती हैं। तो अब ये है कि इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो इज्तिमाई शादी है वो क्या होती है और कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन आपकी तशरीफ़ आने का। सो मच। जी बताइए, ये इज्तिमाई शादी जो है ये कैसे मुमकिन है और ये क्या होती है, किस तरह की जा सकती है, वो बताइए। जी, एक्चुअली बहुत से गरीब घरानों की बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही होती थी कि जिसमें अभी भी नहीं हो पा रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं शादियां, लेकिन रिश्ता भी मिल चुका होता है, लेकिन रुखसती इसलिए नहीं हो पा रही होती, वो डिले करते रहते हैं, आगे से आगे डेट के हम कहीं से कर्ज़ा उठा लें और बच्ची को रुखसत कर दें, क्योंकि कम से कम अपने कुछ थोड़े से रिश्तेदारों को वो खाना खिलाना चाहते हैं, बच्ची को कोई ज़रूरत का सामान देना चाहते हैं। तो जब ये भी नहीं होता तो वो फिर आगे से आगे डेट डालते जाते हैं और यहाँ तक के रिश्ता बाज़ों का टूट जाता है। वो लड़के वाले कहते हैं हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये जब हमें इस तरह की जो मसाइल सोसाइटी में पता चले, तो फिर हमने ऐसे लोगों से कहा कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन हमें दें, क्योंकि हम गरीब बच्चों के स्कूल तो चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ख़ानदानों में ये मसाइल हमें देखने को मिले। तो जब उन्होंने एप्लीकेशन दी और पता चला कि सिर्फ थोड़े से सामान की वजह से वो बच्ची जो है घर बैठी हुई है और ओवर एज हो रही है और इतने मसाइल का और भी सामना है, तो हमने उन्हें थोड़ा सा सामान इस तरह से बिल्कुल खामोशी से बग़ैर किसी को दिखाए हमने उनको देना शुरू किया। तो उनकी शादियां जो थी वो मुनक्किद होना शुरू हो गई। उसके बाद मेरे जो बहुत से मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप इज्तिमाई शादी करवाएं और जो इस तरह से दुल्हनों को हम तैयार करके और अच्छी तरीके से ख़ुद अपने हॉल से रुखसत करें, ताकि हम उनको उनकी दुआएं भी समेटें, उनके दोनों ख़ानदानों की। तो जब हमने ये एप्लीकेशन के लिए जब मूव चलाई तो पता चला कि इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं, और हमें बहुत से लोगों ने कहा कि हमारी बच्ची की शादी जो है वो सिर्फ इसलिए कि सामान नहीं है तो हम करना चाहते हैं। हमने तहकीक की, और रेफरेंस के साथ हम तहकीक करते हैं। तहकीक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के साथ तहकीक करते हैं किस चीज़ की? रिश्ता देखने की, या रिश्ता वो ऑलरेडी करके बाद पक्की करके फिर आपके पास आते हैं कि इज्तिमाई शादी करनी है? जी जी। क्या सिलसिला होता है? रिश्ता वो उन्होंने तय किया हुआ होता है, सिर्फ शादी की डेट वगैरह हमारे मुताबिक रख लेते हैं और फिर हम उस इज्तिमाई शादी का समझ जाते हैं। अच्छा, आप लोग कितना टाइम लेते हैं? जो इज्तिमाई शादी के लिए एप्लीकेशन देता है कोई,
तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उनकी हमें शादी के तकरीबन लिए? 4-5 महीने में हम एक मूव चला देते हैं। अच्छा। और एप्लीकेशंस आ जाती हैं उनके, फिर सामान वगैरह सब रेडी हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से कभी 15 जोड़ों की शादी, कभी इस तरह 13 जोड़ों की, इस तरह से हम अच्छा। इकट्ठी शादियाँ, इकट्ठा ही उनका निकाह भी हम सबको बिठा के मौलाना साहब को बुला लेते हैं और फिर वो सबकी बारी बारी सबका निकाह। सफ़ेद पोश लोग भी होते होंगे इसमें, कुछ ऐसे होते ही लोग भी होते सफ़ेद होंगे? पोश हैं, अच्छा, होते ही सफ़ेद हाँ। पोश हैं, क्योंकि वो दोनों फैमिलीज एग्री करती हैं कि हम इज्तिमाई शादी में बैठेंगे, तो फिर वो हम उन्हें अच्छा, शादी में क्या होता है? निकाह होता है? निकाह हम एक दिन पहले कर लेते हैं। ठीक है। और बस रुखसती का और खाना वगैरह एक उनके फंक्शन रिश्तेदारों होता को, है, हाँ, ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं वो सारे आके उधर खाना खा लें। बिल्कुल। और सारी बाकी शादियां भी एक साथ वो इज्तिमाई हो रही होती हैं? जी जी, वो सब इकट्ठे जोड़े जो हैं वो बैठ जाते हैं और इस तरीके से। लेकिन हम बाज़ फैमिलीज़ कहती हैं कि हम सामने नहीं बैठना चाहते, तो फिर हम उन्हें अलग से भी तो हेल्प ये करते हैं। सिर्फ गरीब बच्चियों के लिए इज्तिमाई शादी की फैसिलिटी, या फिर गरीब बच्चे भी करवा सकते हैं? नहीं, वो जाहिर है दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी होती है उसमें कि हम बैठेंगे और सामने। तो मतलब लड़के वाले की तरफ से भी एप्लीकेशन जा सकती है, लड़की वालों की तरफ से? लड़के वाले भी एप्लीकेशन देते हैं, दोनों? बिल्कुल। बाज़-औक़ात वो भी, उनके भी बाज़-औक़ात ऐसे तो कोई होते हैं चार्जेस, कोई चीज़, कोई आप लोग फीस, कोई कहानी कुछ नहीं है? नहीं, उन्हें तो हम कुछ नहीं है, ये तो हमारे अपने मेंबर्स कर रहे होते हैं सारा जमा करना। मैनेज कैसे करते हैं 15-16 शादियां, 20 शादियां, ये कैसे कर लेते हैं? ये सबके जज्बे इसमें शामिल होते हैं। मेरे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके जज्बे देखने वाले होते हैं, वो खुद जा के शॉपिंग करते हैं और कहीं कोई जा रही हैं, कोई कंबल खरीद के ला रही हैं, कोई पेटियां खरीद के ला रही हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की आप लोग ज़रूरी देते हैं किसी एक फैमिली को? हम लोग ज़रूरत का जो घर का सामान है इब्तदाई तौर पे चाहिए होता Kind है, of थोड़ा कौन सा, सा? थोड़ी सी क्रॉकरी चाहिए होती है, थोड़ा सा मतलब बेड वगैरह, और इस तरह से कुछ ड्रेसिंग, और इस तरह से उन्हें पेटी चाहिए होती है जिसमें बिस्तर रख चारपाइयाँ, सकें, पलंग, पेडिस्टल फैन होता है, इस्त्री होती है, ऐसी बेसिक जो चीज़ें होती है ना, ताकि वो अपने घर का सेटअप शुरू कर सकें। अच्छा। तो वो हमारा गिफ्ट होता है। सिलाई उसमें। मशीन वगैरह भी सिलाई देते हैं इसमें? मशीन, बिल्कुल। ये तो काम की चीज़ है ना, बिल्कुल, जो कि काम- लड़की अगर शादी के बाद अपने घर बैठ के भी कुछ काम करना चाहती बिल्कुल, है बिल्कुल। तो अपनी मंथली इनकम भी बना सकती है, मियाँ के बिल्कुल। साथ मिलकर सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही होती है कि उनकी सिर्फ ये जो रुकावट है ना, इसको हम दूर करें। आगे उनकी लाइफ के जो 100 काम होते हैं जो उन्होंने मिल के करने होते हैं, और अपने रोज़गार और इस तरह की चीज़ें, उसमें भी हम कोशिश करते हैं उन्हें हेल्प कर दें। ताकि जो ये मुझे बताएं कि जिन लोगों ने शादियां करवानी है और जिनके पास अभी इस तरह के हालात नहीं हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तक ये बात पहुँचे कि इज्तिमाई शादी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। बड़ा नेक काम में शादी करना तो, और हर बाप की ख्वाहिश है, हर माँ की ख्वाहिश है कि उनकी औलादों की अच्छी से अच्छी जगह शादी हो। जब वो अच्छा वर, अच्छी लड़की जो है वो सिलेक्ट कर लें, तो फिर आप तक कैसे रब्ता करें कि इज्तिमाई शादी का हिस्सा बन सकें? ये एप्लीकेशन दें, हमारी कमेटी बनी हुई है इसमें, कहाँ जो पे? सिलेक्ट जगह बताइए। हमारे मॉडल टाउन जे ब्लॉक में। मॉडल टाउन जे ब्लॉक में पूरा एड्रेस 105/4 जे ब्लॉक मॉडल टाउन 105/4 जे ब्लॉक मॉडल टाउन, ब्लॉक जे मॉडल टाउन। मॉडल ठीक है, टाउन। आपका कोई नंबर? जी जी, मेरा नंबर 0333 0333 46 46 555 555 26। 26। ये नंबर स्क्रीन पर चला भी दीजिए, ठीक है? हाँ, चल रहा है नंबर इस पे आपका व्हाट्सएप स्क्रीन करें, पर। व्हाट्सएप, और इस पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जी जी, व्हाट्सएप करें और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे ठीक है। फिजिकली जमा करा स्क्रीन दें। पे भी हमारा नंबर चल रहा है, जो भी कॉल करता है तो हमारे नंबर्स पे हम उनको रूबा जी का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मैंने ज़बानी भी नंबर बताया है, तो आप याद रखिएगा। एड्रेस भी बताया, अगर आपने खुद बाज़ार जाके मिलना है रूबा जी से, तो आप पर्सनली वहाँ पे बैठती जी हैं जी, ऑफिस मेरी में? टाइमिंग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किस टाइम से किस टाइम तक बैठती हैं आप, कोई अगर खातून आपसे मिलना चाहे? अपॉइंटमेंट के हिसाब से होता है। जैसे अब अच्छा। मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो मेरा ऑफिस में कोई टाइम नहीं मैंने दिया अच्छा, हुआ वैसे किसी क्या को। टाइमिंग है आपके ऑफिस 9 to 5। 9 to 5 आप मौजूद होती हैं मोस्टली? Mostly। अगर कोई नहीं फ़ोन करके आपसे अपॉइंटमेंट का बात कर Appointment ले तो करके। फिर आप ज़रूर मिलती हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेरी नाइस। आपके पास कितनी टीम है जो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है मैं इज्तिमाई समझती शादी के हूँ लिए? जो हमारे मैच मेकर्स हैं, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है। मैच मेकर्स हमारे 60 हैं। 60 में पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं। ये एक्टिव मैच मेकर्स हैं जो कि मेरे साथ रिश्तों के काम में भी हेल्प करा रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो मैच मेकिंग के अलावा ये जो इज्तिमाई शादी है ना, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने कह के इसको फ्रंट लाइन पे दुल्हनों को बिठाने का और सारा वो प्रोजेक्ट शुरू किया। अदरवाइज़ हम हिडन बहुत सी शादियाँ करा चुके थे, वो सामान वगैरह दे देते थे, किसी को कानो कान पता नहीं होता था। लेकिन सब ने कहा कि नहीं, आप सामने भी चलिए, बिठाएं। आप जब नेक्स्ट इज्तिमाई शादी करें ना, तो मुझे भी बुलाइएगा, मैं उस शादी में अटेंड करूंगी। अपनी बेटी के साथ आऊंगी, फराल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बुलाएंगी? जनवरी में आ रही है, बिल्कुल आप रेडी जनवरी, रहें। ये
जी। बस तो आप बुलाएं मुझे, फिर बिल्कुल, डेट आप दे invited दीजिएगा, अपने याद से मुझे बुलाना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मैं और आप मेरी क्या बेटी ना- फराल उसका हिस्सा बनेंगे, हम शरीक होंगे ज़रूर। तो मिलके मैं भी कुछ कर सकी तो ज़रूर करूँगी। बहुत शुक्रिया। और ये तो ऐसी अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी की ऐसी खुशी में शिरकत करना तो बड़ी बात है। बहुत मैं कहती हूँ और भी जितने सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ हैं तो रूबा जी को फ़ोन करके ज़रूर आए। जनवरी में शादी होने लगी है, इज्तिमाई शादी, तो मिलके हिस्सा लेते हैं, ठीक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा रूबा जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाही थी कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पर कोई लड़की या लड़के की फैमिली कहती है कि हम इज्तिमाई शादी को अटेंड नहीं करना चाहते, उसमें शादी नहीं कराना चाहते, फिर क्या सिलसिला है? अब लड़की वाले अफोर्ड नहीं कर सकते और लड़का कहता है कि नहीं हम इज्तिमाई शादी वाले, तो उसके लिए आप कोई सिलसिला है उनके लिए भी कुछ या नहीं? नहीं, वो फिर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें हमने डिसाइड किया होता है कि हमने 15 शादियां करानी है, 20 करानी है, जितनी भी होती हैं ना, वो फिर उसमें जब पूरे हो जाते हैं ना तो फिर कोई इक्का दुक्का ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है हम बैठेंगे नहीं, फिर इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर वो हम देख लेते हैं कि उनको हम क्या हेल्प कर सकते हैं। क्या मुझे एक और बात बताइएगा, हमारे आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ पर एज नहीं देखी जाती। अभी भी जो ये आज का प्रोग्राम मैंने शुरू किया, मैं चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती, ऐसी चीज़ को जब मेरे सामने आ जाए। वो जो भाई आए थे हमारे पास आज एक प्रोग्राम में, गोल्डन मैन, मेहनत करते, 5 उनके बच्चे हैं, ठीक है? हाँ, उससे पहले वो कूड़ा उठाते थे। अच्छा। अब उनके बच्चे भी आगे 5 जो है वो कूड़ा उठा रहे हैं, कोई गोल्डन मैन है, कोई बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे। तो जब वो काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं था, उनकी कोई इनकम नहीं थी, शुरू में भी बस इसी तरह कूड़ा उठाते थे, उनके वालिदैन ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद भी बस वो उनकी कुछ 600-700 रुपये कोई दिहाड़ी बन जाती है, ठीक है? उसके हिसाब से वो जो है बच्चा, फिर आगे 5 बच्चे हो गए। तो जब आप खुद कुछ नहीं कमाते, आगे किसी को इनकम नहीं दे सकते, छोटी सी उम्र में शादियां करा के क्या फ़ायदा, ठीक है ना? तो क्या आप लोग भी ये देखते हैं कि जहाँ शादी कराई जा रही है, ये लड़का कोई साहिब हैसियत है कि आगे जिस लड़की की शादी करवा रहे हैं हम, इज्तिमाई सही, तो क्या ये लड़का इस हैसियत के मुताबिक है, काम करता है, नौकरी है इसकी कि कल को इस लड़की को संभाल सकेगा, पाल सकेगा, या बस आप कहते हैं कि इन दोनों ख़ानदान का फैसला है शादी करा दो इज्तिमाई? प्लीज़ बताइएगा। इसमें हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं ना तो हम पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट होता है कि ये ना हो कि लड़का बस शादी करके सामान लेने के चक्कर में हो और कि चलो मेरी शादी हो जाए। तो हम ये चीज़ इंटरव्यू का पार्ट होता है, क्योंकि आप लोग सामान भी तो दे रहे ना पे लड़की के। सामान हमारा तो लाखों में होता है, तो ये ना हो कि कोई ऐसे ही सामान के चक्कर में आ जाए। तो इसलिए हम पहले पूछते हैं, ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट होता है कि हम आप क्या करते हैं, क्या रोजगार, साहिब रोजगार हैं कि नहीं है। वेरी नाइस। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पहलू है, मैं वो भी पूछना चाहूँगी, जो छोटी उम्र की, कम उम्र की बच्चियाँ, 18 से भी कम उम्र की बच्चियों को झूठ बोल के 18 बोल के तो शादियाँ करवा देते हैं, होती नहीं है, बालिग नहीं होती और उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं। तो इस हवाले से आप किस तरह से चेकिंग रखती हैं, या फिर उनको साफ इनकार करती हैं? ऐसे रिश्ते आते तो होंगे लेके, छोटी छोटी बच्चियों को लेके आ जाते होंगे, तो आप क्या जवाब देती हैं, क्या सिलसिला होता है, प्लीज़ बताइएगा। नहीं, इसमें हमारा पूरा क्राइटेरिया होता है कि ये 18 साल लाजमी होनी चाहिए बच्ची, ताकि उसकी शादी के वक्त ये ना हो कि हमें प्रॉब्लम आ रही हो कि ये आपने अंडर एज बच्ची की शादी करवा रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके आईडी कार्ड आता है ना, उसके बाद फिर हम उसको अप्रूव करते हैं। वो जो प्रोसेस है ना हमारे इंटरव्यू का, वो हमारे कई लोग कर रहे होते हैं। किसी ने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, किसी ने लड़के से इंटरव्यू करना है, किसी ने इस तरह सारे क्राइटेरियाज को, जी, उस क्राइटेरिया को मीट करने के बाद हम देखते हैं कि इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ये लालच होता है कि सामान मिल जाए हमें। तो बहन ये भी बताइएगा कि ये कैसे आप वेरीफाई करती हैं कि ये जो बंदा या बंदी आई है, इसकी फैमिली, इनकी बच्चियों की शादी करानी है, ये मुस्तहिक़ है या नहीं? ये चीज़ जो है ना रेफरेंस के बगैर हम नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि जब सामान की बात होती है ना तो बहुत से लोग इसी तरह से पहले से मैरिड हैं और वो अप्लाई कर देते हैं कि हम सामान ले लेंगे, वहाँ जाके दोबारा से बैठ जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए वेरीफाई हम रेफरेंस लाजमी लेते हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों ने शादियाँ की हुई है तो नादरा में तो स्टैंप लगाई हुई नहीं है, बिल्कुल ना बताया होता है। बिल्कुल। तो फिर वो शादी पे वो एक ही बंदी से करके शादी दोबारा निकाह वाली शादी कर लेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना, हम बहुत वेरिफिकेशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मेंबर्स तो ये आप मोहल्ले दारों से जाके पूछती हैं, इलाकों में किसी से पूछवाती हैं, कैसी वेरिफिकेशन होती है? हमारे मेंबर्स जो होते हैं ना, उनका कोई ना कोई रेफरेंस होता है और वो
शुरू से उन्हें जानते होते हैं और उन्हें पता होता है, फिर वो हम उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हम लेते हैं पहले, विदाउट रेफरेंस नहीं, क्योंकि हम जाके मोहल्ले में भी पूछ लें या और भी इस तरह से बड़ी तहकीक भी कर लें तो फ्रॉड जो है ना उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो विदाउट रेफरेंस नहीं हम करते इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम किस हद तक जाके तहकीक करेंगे। तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो फिर बीच में पड़ते हैं। क्या कोई ऐसे कपल भी आते हैं जो आपको बोलते हो कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है, और लड़की कहे कि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं मगर हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो हमारी इज्तिमाई शादी कराते हैं, इस तरीके के लोगों के लिए क्या आपका क्राइटेरिया? साफ इनकार करती हैं, समझाती हैं, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करती हैं, कुछ शिकायत करती हैं कि कहीं लड़का लड़की भाग के ना आए? क्या सिस्टम होता है? क्योंकि रिश्ते तो आपको पता है जब आते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ के आते हैं और किस किस तरीके से आते हैं, तो इस तरीके के रिश्तों के लिए क्या जवाब होता है आपका, क्या कहती हैं? इज्तिमाई शादी में तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि लड़का लड़की आके हमें कहें, लेकिन रिश्तों में हमें अक्सर इस तरह के पेरेंट्स के बगैर कपल आ जाता है कि हमारी शादी करवा दें, हम मतलब पेरेंट्स हमारे नहीं मान रहे या इस तरह से, तो यही वाली बात हो गई। हाँ, तो हम ये करते हैं कि उनके पेरेंट्स को इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। तो हम इस तरह के रिश्ते हमने तय करवाए हैं जो मगर विदाउट इन्फॉर्मेशन ही उनको बता के ये नहीं बताया कि ये पहले से हमारे पास आ चुके हैं। हमने कहा कि आप बच्चे का रिश्ता करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहते हैं हाँ अगर हो तो बताएं। तो लड़की वालों से भी हम कह के तो फिर उनको हम कहते हैं ये रिश्ता है आप इनको देख लें। तो पेरेंट्स जब जाके देखते हैं तो लड़का लड़की तो पहले ही राजी थे, तो ये जब इस तरह से फैमिलीज मिलती हैं तो वो कहती हैं हमें तो पसंद है, तो वो तय हो जाता है। और फिर एक मैं समझती हूँ इस तरीके से लव मैरिज नहीं होती, वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। रूबा जी बहुत अच्छा काम करी हैं, बहुत नेक काम करी हैं, और जनवरी में हम आपकी इज्तिमाई शादी अटेंड करेंगे। मैं और फराल आपके पास आएंगे, खाना भी खाएंगे सबके साथ, है ना? शादी का फंक्शन भी जो है ना अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे, सबसे मिलेंगे, है ना? इंशाल्लाह। और दुल्हनों को भी देखेंगे। एग्जैक्टली। और इतनी दुआएं मिलेंगी कि हम उसे समेट नहीं सकेंगे। अरे वाह, क्या बात है। बल्कि आपने मेकअप भी करवाना हो दुल्हनों का तो 4-5 दुल्हने में सजा दूंगी। बस ये एडवांस बुकिंग कर लें, कर लें आप, ओके करें, ठीक है जी। मुझे तो खुद अभी से खुशी हो रही है। देखिए कोई भी नेक काम करें तो उसमें पहल करनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी मदद भी करते हैं शादियाँ कराने में, तो ये नेक अमल है और जिस नेकी में आप हिस्सा डालना चाहें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। आपसे मुलाकात करूँगी कल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।